हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से सबको बुला लो फटाफट। आ गए सब लोग? हाय। चलिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी। जल्दी से बताओ कहाँ तक हुआ था लास्ट में मेटलर्जी तक? एलिंगम डायग्राम पढ़ना था आज। ओके। एलिंगम पढ़ा दिया था क्या? अरे एलिंगम पढ़ा, आज पढ़ेंगे ना। एलिंगम डायग्राम क्या पढ़ रहे हैं आज? एलिंगम डायग्राम। अब इधर देखो। एलिंगम डायग्राम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ सवालों के आपको जवाब देने पड़ेंगे, फिर एलिंगम चालू करेंगे हम। ये आपके पास दिया है कुछ डायग्राम्स, जिसमें हमने लिया है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने क्या दिया है यहाँ पर? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करें अगर अपन, तो दिमाग लगाते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से अगर इसे बैलेंस करें, तो आप दिमाग लगा के बताओ बैलेंस करेंगे तो क्या दिखाई देगा। ये आपका कार्बन है, दो है तो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन एक कार्बन बैलेंस। यहाँ दो ऑक्सीजन है तो दो करना पड़ेगा, यहाँ दो कर दिया तो कार्बन दो आएगा। ओ माय गॉड। यहाँ दो और एक तीन ऑक्सीजन है, यहाँ दो करेंगे, कार्बन दो होते हैं, यहाँ दो आ जाएगा तो चार, तो बैलेंस हो गई है। बैलेंस हो गया। अब डेल्टा जी बराबर जब हम देखते हैं तो आप समझना डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेल्टा जी बराबर टी डेल एस, तो ये जो डेल एस होता है, ये डेल एस निकाला जाता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? गैशियस। और जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? गैशियस। दोबारा से बोलो। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? गैशियस। रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? गैशियस। तो डेल्टा जी बराबर हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहां पर अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे अपन, तो डेल्टा एस देखो ध्यान से, यहाँ क्या आएगी? ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ क्या आएगी देखो, ये आपका दो है, ये गैशियस प्रोडक्ट एक है, तो 2 - 1 करेंगे तो पॉजिटिव। यहाँ देखोगे तो दो है और एक ये तीन है, सॉरी, ये दो है और ये दोनों मिला के तीन है, तो डेल्टा एस क्या आ जाएगी? नेगेटिव। आया ना? क्लियर? तो ये आपके पास तीनों रिएक्शंस आ गई। अब आपको तीनों रिएक्शंस को एक ग्राफ में बोला उसने पुट करो, ये ग्राफ दे दिया। ठीक है, और इस ग्राफ में यहां पर उसने डेल्टा जी दिया हुआ है, यहाँ टी दिया हुआ है। अब आपसे कहा करो पुट, तो आपको दिमाग लगाना है कि अगर इस रिएक्शन से डेल्टा एस को यहाँ पुट करूंगा जीरो, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, वो टी कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ऐसी रिएक्शन जो डेल्टा जी टी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये टी, ये वाली स्ट्रेट लाइन है जो डिपेंड नहीं कर रही है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 और गैस, ये बन गई। अब दूसरी रिएक्शन आप देखो तो CO दिख रहा है यहाँ पे, दूसरी में CO दिख रहा है डेल्टा एस, तो CO अगर दिख रहा है तो यहाँ पुट करो। जब डेल्टा एस पॉजिटिव पुट करोगे यहाँ पे तो डेल्टा एस है,
और ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा एस है और पॉजिटिव है, तो यहाँ पुट करते ही यहाँ माइनस आ गया, तो डेल्टा जी और माइनस, यानी कि डेल्टा जी टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगी, तो इसका मतलब ये वाला आ जाएगा सेकंड वाला, तो कि सी प्लस ओ टू एरो सी ओ आया ना। अब ये वाली पुट करो, तीसरी वाली जब इसमें पुट करोगे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि डेल्टा जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डेल्टा जी बढ़ेगा, ये वाली उसका तीसरी वाली हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2CO प्लस ओ टू एरो 2CO2। क्लियर सबको? सिंपल है। डेल्टा एस हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट निकाली जाती है ना। चलो लिखो इसको फटाफट। हो गया। कोई डाउट अब पूछो फटाफट। कोई डाउट किसी को? अब मजेदार बात पता है, ये पूरा डायग्राम दिया जाएगा, मैं तो ऐसे ही बनवा रहा था ताकि आपको सीख जाए थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये पूरा डायग्राम दिया गया है, देखो ऐसे एग्जामिनर देगा आपको बना के। और ये आपको एक उसने ग्राफ दे रखा आयरन का, 2Fe प्लस एरो 2FeO, है ना। यहाँ पर उसने वैल्यूज भी दे रखी है डेल्टा जी की, -400 और अप्रोक्सीमेट -300। और यहाँ पर उसने एक टेम्परेचर भी दे रखा है 710 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ एक टेम्परेचर भी दे रखा है उसने 710 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। अब दिमाग की बत्ती, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बोला, बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड क्या FeO इसको रिड्यूस कर पाएगा? बिलो 710 डिग्री सेंटीग्रेड क्या FeO CO से रिड्यूस हो पाएगा? क्या FeO, दोबारा बोलो, इस CO से रिड्यूस हो पाएगा बिलो 710? थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम माने तो हम ये सोचते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आती है तो रिएक्शन हो जाएगी, आया ना। थर्मोडायनेमिक्स की अगर माने तो ये क्लियर है, बोलो
कि डेल्टा जी नेगेटिव, तो मेरे को इस रिएक्शन का डेल्टा जी निकालना नेगेटिव बस। मुझे क्या करना है बताओ, इसका डेल्टा जी नेगेटिव निकालना है। किसकी हेल्प से निकालना है? दो रिएक्शंस की हेल्प से। एक आपका 2Fe प्लस O2 2FeO, ठीक है, और एक 2CO CO2 से आ गया ना। तो अब दिमाग की बत्ती जलेगी हमें कि इन दोनों का रिएक्शन है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी 710 से कम पे कोई भी एज्यूम कर रहे हैं एक, ये आपका एज्यूम कर लिया, ये आपका ये है और ये है, दिख रहा है? अज्यूम करें इस एक्सिस पे, तो अब एज्यूम करो इस एक्सिस पे, तो दिमाग की बत्ती जलाओ इधर। ये कि आपके 400 और 300 के बीच में एफ ई वाला है, तो 260 मान लें इसको। तो आया ना? और ये CO2 जो है वो 400 और 300, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, पिंक वाला तो ऊपर जा रहा है 260, हाँ, और इसको 360 मान लो। कोई डाउट? दिमाग की बत्ती थोड़ी सी जला दो अब। ये 1 मोल के लिए है तो डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। 1 मोल के लिए है तो डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू। 1 मोल के लिए ही है। आपको सबसे पहले ये जो रिएक्शन दिख रही है ना, ये बनाने के बाद इसे बैलेंस करना है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस हो गई तो ही आप कर सकते हो ये। दोबारा बोलो, आपको ये रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस। क्या बोला, जल्दी बताओ? इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। चलिए, अब यहां पर देखो, इस रिएक्शन दोनों को मिला है तो ये FeO लेफ्ट में आएगा। ये जो FeO आ रहा है, ये FeO कहां आएगा? लेफ्ट में आएगा, हाँ है ना? ये जो FeO दिख रहा है वो लेफ्ट में आएगा। जैसे आप इस रिएक्शन को लेफ्ट में लाओगे तो ये वैल्यू लेफ्ट में आती प्लस हो जाएगी। तो आप अगर डेल्टा जी निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो वैल्यू है -260/2, ये प्लस में हो जाएगी, और ये -360/2 ऐसी कैसी रहेगी। तो आप देखो ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू तो नेगेटिव आई है। तो अगर ओवरऑल नेगेटिव आई है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये रिएक्शन होगी, और अगर ये रिएक्शन होगी तो इसका मतलब ये रिड्यूस करेगा। इसीलिए हमने लिखा था आयरन के केस में, आयरन के केस में लिखा था कि 710 से कम अगर हो टेम्परेचर तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। उस समय आपको परेशान कर रहे थे आप मेरे को, और कैसे हुआ, क्या होगा, ये बताओ वो बताओ। तो मैंने क्या कहा था आपको? एलिंगम में आएगा समझ में। 710 से कम पर अगर टेम्परेचर लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करेगा। 710 से कम पर लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बोलो रिड्यूस करेगा। आया ना? पक्का? बाय 2 इसलिए क्या? क्योंकि ये जो मेन रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर 1 मोल आयरन के लिए है ना, तो यहां 2 मोल आयरन के लिए आपने रिएक्शन लिखी है तो 260, तो इसका मतलब बाई 2 करेंगे ना। और ये रिएक्शन में देखो FeO इधर आ रहा है लेफ्ट में। अगर ये FeO लेफ्ट में आ रहा है, अगर ये FeO लेफ्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि आप इस रिएक्शन को पीछे लेकर आओगे। ठीक है? आया ना? कोई भी पॉइंट ले सकते थे आप इसमें, आप इधर लाइन खींचो, इधर लाइन खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरा करके बताओ, एक और ट्राई। क्वेश्चन क्या है कि बिलो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड, बोलो बिलो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड
L2O3 को रिड्यूस करेगा क्या ये मैग्नीशियम? अब आपको इसको पहले तो बैलेंस करना है, फिर सॉल्व करना है, फिर मुझे बताना है। ट्राई करो जल्दी। हो गया? ट्राई करो भाई, ट्राई 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 ट्राई। भाई साहब, दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों रिएक्शन लिखनी थी। 4/3 AL प्लस O2 बराबर 2L2O3। दिमाग की बत्ती जली। 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, दिमाग की बत्ती जली। अब अगर ध्यान से देखें अपन, तो मुझे तो 1350 से कम पे कहा था, तो मैंने कोई भी टेम्परेचर ले लिया ये, है ना। दिमाग की बत्ती जलाता हूँ मैं, ये और ये। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों से डेल्टा जी निकालता हूँ। ये आ गया। तो यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है और वो उसके ऊपर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका एल्यूमिनियम वाला सीन है वो आ जाएगा -950।
और वो आपका 1050, ये मान लिया मैंने। अच्छा, मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात ये है कि बैलेंस्ड करनी पड़ेगी पहले आपको। तो ये 2 एल्यूमिनियम करने पड़ेंगे यहाँ। मैग्नीशियम कितने हैं? ऑक्सीजन 3 है, तो 3 मैग्नीशियम करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, इसका निकालना है डेल्टा जी आपको। तो आप सबसे पहले लिख के बैलेंस करोगे भाई मेरे, हाँ या ना? जब आप बैलेंस करोगे तभी आंसर माना जाएगा, हाँ या ना? बोलो। जब आप बैलेंस करोगे तभी आंसर माना जाएगा लल्ला। क्लियर? अब यहां पर मजेदार बात क्या है बताओ, मैथ्स लगाओ। ये कितने एल्यूमिनियम के लिए? 2। और ये कितने एल्यूमिनियम के लिए? 4। तो अगर मैं मैथमेटिक्स से करूं कि 4/3 एल्यूमिनियम के लिए जो एनर्जी है वो 950 है, तो एक एल्यूमिनियम के लिए कितनी होती? तो वो होती 950/4 × 3। तो 2 एल्यूमिनियम के लिए अपन को निकालनी है, तो कितनी होगी? 950 4 × 3 × 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई, यानी 3/2। आ गई मैथ समझ में? तो 3/2। इसी तरह से यहां पर भी मैग्नीशियम के लिए मैथ्स लगा लो। 3 मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम के लिए 1 है, 1 मैग्नीशियम के लिए क्या होगी? 2, और 3 मैग्नीशियम के लिए भी 3/2। ये माइनस है। तो ये मैथमेटिकली आपके पास प्रूव हो गया। अब मैथ्स के हिसाब से ये समझो कि इस रिएक्शन में इधर आ रहा है L2O3, और वो उधर L2O3 उधर आ रहा है, तो इधर आएगा ये तो डेल्टा जी। वो जो डेल्टा जी है वो इधर आएगा। वो जो है वो डेल्टा जी इधर आते ही क्या होगा? वो -950 × 3/2, वो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इधर ले आए माइनस। अब वो कितना होगा? 1050/2 × 3/2। तो भाई माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो डेल्टा जी बराबर माइनस होगा। और अगर माइनस होगा तो वो रिड्यूस करेगा। क्लियर? बेटा हम बाद में बताएंगे ना भव्यदीप। आई एम रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी, बट हम एलिंगम के बीच में नहीं बताएंगे ना। हम एलिंगम जब खत्म होगा उसके बाद बताएंगे। ठीक है बेटा? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है ऐसी जो भी चीज़ें होती है वो करंट टॉपिक के बीच में ना लिखें। लास्ट का जब 5 मिनट हो तब आप बता दे, तो आई अप्रिशिएट योर एफर्ट एंड सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क। यू आर सो डेडिकेटेड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यू करें? तो ये पॉसिबल होगा। समझ में बात? अब इस तरह के जो छोटे छोटे सवाल हैं वो पूछेगा आपसे, आप बताना अब। ये आपको मेटल टू मेटल ऑक्साइड दे रखे हैं। टी प्लस O2 एरो TO2, U प्लस O2 UO2, और V प्लस O2 VO2। तो डेल्टा जी और टी। ठीक है? नो आई कांट प्रियांशु, सॉरी टू से बट आई कांट, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज। अब आपको ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर दे भी रखा है उसने, ये -400 है, ये -300 है, ये -200 है, ये -100 है। सवाल क्या है ध्यान सुनना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड डीकम्पोज फर्स्ट। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड easily reduced by U metal। तीसरा, which of the following metal oxide will reduced by
यू मेटल ओनली एट हाई टेम्परेचर। चलो बताओ। ट्राई 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 करो, जल्दी 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 जल्दी। यहां पर ये ना, इसमें रिएक्शन में डेल्टा जी जीरो दे रखा है उसने, तो ये लाइन जो है उस पर जीरो है। वीडियो रुक गई, कहाँ रुक गई भाई तन्मय? वाह नीरज, वेरी गुड, नीरज ने सही बताया भाई। देखो पहले का आंसर तो मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा SO2। इसका आएगा TO2 और SO2, और इसका आएगा VO2। बताओ क्यों? सुनो, डेल्टा जी जीरो की लाइन को जो सबसे पहले क्रॉस करता है, दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। जो डेल्टा जी जीरो की लाइन को पहले क्रॉस करेगा, दोबारा बोलो। जो डेल्टा जी की लाइन जो है बोलो। सल्फर नहीं है ये ग्राफ मेटल टू मेटल ऑक्साइड के थे, ये सल्फर नहीं समझना। ग्राफ फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड, है ना? तो ये एस मेटल है, यहाँ सल्फर नहीं है, SO2 ऑक्साइड मान रहा है, SO2 गैस। तो ये जो ग्राफ सबसे पहले लाइन को क्रॉस करेगा, उसका डेल्टा जी सबसे पहले पॉजिटिव होगा, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन पीछे भागती है। आया ना? समझ में आ गया? सल्फर नहीं है ये बेटा, आर्यन। हम्म। तो इसका मतलब ये जो डॉट डॉट डेल्टा जी डॉट जीरो की लाइन को सबसे पहले ये क्रॉस करेगा, तो ये क्या होगा? सबसे पहले इधर आ जाएगा जीरो, पीछे की तरफ, क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव है। तो इसका सबसे पहले डिकम्पोज कौन होगा? SO2। तो SO2 होगा, तो मेटल का ऑक्साइड मतलब SO2। एस आंसर नहीं जाएगा। समझिए बात? एस आंसर, एस नहीं जाएगा। क्लियर है सबको? पक्का? बोलो। अब दूसरा क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इजीली रिड्यूस बाय यू। अब ये यू यहाँ है, तो जो नीचे वाला है ना, वो इन ऊपर वालों को आसानी से रिड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि जिस यू की डेल्टा जी देखो नेगेटिव में 300 है, तो अगर ये रिड्यूस करेगा इनको, तो इनको लेफ्ट में आना पड़ेगा, तभी रिडक्शन होगा। तो इनका जो डेल्टा जी का नेगेटिव है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और ये नेगेटिव रहेगा, तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू पॉजिटिव में कम वाली है, तो ये रिड्यूस आसानी से करेगा। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को, ये 300 नीचे वाला 400 है, ये तभी क्रॉस करे रिड्यूस करेगा जब हाई टेम्परेचर पे ये आपस में एक दूसरे को कट करेंगे।
तो इसका मतलब क्या निकला कि जो इजीली ऑक्सीडाइज होंगे इससे वो तो होंगे SO2 और TO2। और अगर इसमें और डेप्थ में क्वेश्चन पूछे मोर इजीली, तो फिर मोर इजीली SO2, उसका डेल्टा जी और कम है, तो वो पॉजिटिव में और कम आएगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव में ज़्यादा आएगा इस 300 से। अब वो बोल रहा हाई टेम्परेचर पे ओनली हो, तो ओनली हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, VO2। क्यों? क्योंकि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को कभी करेगा जब हाई टेम्परेचर पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो की पॉइंट क्या बन गया बताओ, लिखो देसी में लिखो कि नीचे वाला जो होगा वो ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा। दोबारा बोलो, नीचे वाला ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा, लिखो। नीचे वाला ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस करेगा, बट ऊपर वाला नीचे वाले ऑक्साइड को ओनली एट हाई टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। बट ऊपर वाला नीचे वाले को ओनली एट हाई टेम्परेचर ही रिड्यूस करेगा। क्लियर? रिएक्शन पीछे आने से ये टूट गया ना, ये टूटा, टूटना ही तो होता है पीछे आ जाना रिएक्शन का। ठीक है, लिख लिया होगा। अब एलिंगम ने जो ओरिजिनल डायग्राम बनाए थे मैं वो डायग्राम बना रहा हूं। अब इसको समझना देखो, अभी क्लियर होगा सप्तांशु, इसमें भी क्लियर होगा, है ना। ये उसके असली में डायग्राम थे। आप कहते ली के काका नहीं पढ़ा था अपन ने, ली के काका ने मांगनी अलमारी मनी कार फ्रिज सीडी कौन इसने, याद आया? तो अब वापस से जो है वो पुराना था, अब ये नई वाली बात आ गई, नई, अब ये नई शादी यानी कि नए जमाने की बात आई। तो नए जमाने की बात में काका को हमने फिर से भेजा कि जा दहेज मांग के ला। तो काका गया इस बार तो भड़कता हुआ एकदम, काका ने क्या बोला, काका मांगे अलमारी तिजोरी कार फ्रिज नई। क्या हुआ? काका मांगे अलमारी तिजोरी कार फ्रिज नई। बोलने की अलमारी तिजोरी कार फ्रिज नया चाहिए, सब कुछ एकदम भड़कता हुआ। तो भाई काका अगर नया है तो दुल्हन भी तो नहीं है भाई, आजकल दहेज मांगना एक अपराध है। अगर दहेज मांग लो और आपका दहेज मांगने पर कन्या ने जो है वो कंप्लेन कर दिया तो वहीं सुताई चालू होगी, पर धनाधन ले बेटा कार एक फ्रिज ले, हैं? अलमारी नहीं ले बेटा, फट फट फट। वही हुआ। अब क्या हुआ जरा देखो जादू। काका मांगे अलमारी तिजोरी कार फ्रिज नई, इसीलिए कुटा होगा आज, इसीलिए कुटा होगा आज, इसीलिए कुटा होगा आज।
इसीलिए कुटा होगा आज। समझिए बात में। अब मजेदार बात आपने नोटिस करी, जो ली के काका ने मांगी अलमारी पढ़ा था अपन ने, उस ली के काका ने मांगी अलमारी, वो ऊपर जो एलिमेंट थे वही सेलिंगम डायग्राम में नीचे आ रहे, देखो। इसका मतलब जो नीचे हैं ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ली के काका ने मांगी अलमारी वाले सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे, वो सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे। तो जो नीचे एलिमेंट है वो सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड को आसानी से रिड्यूस करेगा। सप्तांशु, दिस इज फॉर यू। जो नीचे होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है वो अच्छे से रिड्यूस करेगा, जो नीचे है वो ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस करेगा क्योंकि वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सप्तांशु, दिस इज फॉर यू। तो जो नीचे वाला होगा वो ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा, और ऊपर वाला नीचे वाले को जब करने आएगा तो हाई टेम्परेचर चाहिए उसको। सो गए क्या? ए लल्ला, सो गए भाई? सो गए? गॉट इट। सप्तांश कह रहा गॉट इट, द पावर ऑफ विजय सर। यहां से निकलनी चाहिए वो म्यूजिक के साथ। सप्तांशु, विजय रॉक्स, सप्तांशु सॉक्स। वैसे एक बात है, मजाक मजाक में मस्त रील बन गई एक। है गजब यार, पता ही नहीं चला। रील आ गई तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर देगा आसानी से। निखिल कह रहा है कोई यूट्यूब पर एडिट बना देगा, कोई नहीं बनाता। हम ही एक जो है कभी वायरल ही नहीं हुए आज तक। सही कह रहा नैतिक। क्योंकि हम, बोलो, क्लियर। सर आपका स्टाइल बहुत अच्छा, अरे गजब। पर ये स्टाइल वायरल क्यों नहीं होता है यार? एक ही वीडियो वायरल होके रह गया मेरा तो। 1.1 मिलियन, एक दो दो वीडियो हुए थे लेकिन उसमें मैं नहीं था। हम्म कभी होते ही नहीं है। आगे बढ़े, क्लियर। वाह, ध्रुव कह रहा है गॉड्स डोंट नीड टू गेट वायरल। ओ माय गॉड। आगे बढ़े। ये फील आ गई इसकी। अब देखो दिमाग के, इसमें जो है ना, सबसे पहले एलिंगम डायग्राम होता क्या है, दिमाग की बत्ती जलाते हैं। पहला पॉइंट एलिंगम डायग्राम का, कि एलिंगम डायग्राम होते हैं डेल्टा जी नो नी दो नोड वर्सेस टी डायग्राम। तो डेल्टा जी नोड वर्सेस टी डायग्राम कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। दूसरा, जो ग्राफ थे ना एलिंगम के, वो थे गिवन फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल सल्फाइड, और मेटल टू मेटल हैलाइड। दोबारा से बोलो, क्या होंगे वो ग्राफ? तीन चीजों के लिए दे, बट तो ग्राफ्स आर गिवन फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड, मेटल टू मेटल सल्फाइड और मेटल टू मेटल हैलाइड। बट जो अबव ग्राफ्स हैं वो हमने जो पढ़े हैं वो गिवन फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड। यानी आप समझ रहे हो क्या हुआ? जो हमारे पास ग्राफ बनाए हैं वो मेटल टू मेटल ऑक्साइड के लिए, तो हम जो एलिंगम के डायग्राम पढ़ रहे हैं वो मेटल टू मेटल ऑक्साइड के लिए है। क्लियर। अब जो ग्राफ अगर मेटल टू मेटल ऑक्साइड के लिए दिए हैं तो जरा इस रिएक्शन को भी समझ लो।
ये आपका क्या होगा बताओ? मेटल टू मेटल ऑक्साइड बन गया सॉलिड। ये गैस है। तो अगर आप इसको बैलेंस करें तो यहाँ O2 गैस है, ये O2 क्या है? गैस। आपको पता है डेल्टा एस जब निकालते हैं तो गैशियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो ये गैशियस है। हाँ है ना, ये गैशियस है, ये सॉलिड ये सॉलिड। तो आप देखो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा? जीरो, और गैशियस वन, तो टोटल नेगेटिव आएगा। अगर मैं इस डेल्टा एस को इस वाली रिएक्शन में रखता हूँ, डेल्टा एच बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, तो आप देखो यहां पर पुट करोगे इसको नेगेटिव को, तो देखो क्या आएगा। यहाँ पुट करो, नेगेटिव पुट करते ही ये आपका डेल्टा जी टी में पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ टी रखते ही पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर टी बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, तो डेल्टा जी बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है। दोबारा बोलो, डेल्टा एस नेगेटिव है, या नेगेटिव रखते ही पॉजिटिव हो जाएगी, तो डेल्टा टी टी बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा, टी बढ़ेगा तो जी बढ़ेगा। वरना इस रिएक्शन से अगर आप सोचो तो नहीं हो रहा है ये, बट यहां हो रहा है बिकॉज, यहां लिख देता हूं मैं, डेल्टा एस नेगेटिव, इसलिए ऐसा हो रहा है यहां पे। तो जितने भी ग्राफ है, डेल्टा एस कैसे फाइंड कर रहे हो क्या यार सत्यम? यहाँ लिखा तो है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, अभी तो बताया था मैंने। डेल्टा एस मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट होता है गैशियस, रिएक्टेंट भी गैशियस। क्लियर? तो ये आ गया, इसका मतलब समझे आप कि इस ग्राफ की बात करेंगे तो जितनी भी स्लोप होगी, ये लाइंस होगी डेल्टा जी की, ये लाइंस हमेशा क्या होंगी? अपवर्ड्स। तो पहला पॉइंट क्या आएगा कि जो ग्राफ होगा डेल्टा जी वर्सेस टी, जो लाइंस हैं वो क्या होगी? अपवर्ड्स, बिकॉज टी इन व्हेन टी इंक्रीज, व्हेन टी इंक्रीज देन डेल्टा जी इंक्रीज। बोलो, डेल्टा जी वर्सेस टी लाइंस अपवर्ड्स बिकॉज व्हेन टी इंक्रीज डेल्टा जी इंक्रीज। दूसरा, डेल्टा जी नॉट टी, all lines follow straight lines unless, जो भी मटेरियल है वो या तो मेल्ट हो जाएगा और वेपोराइज हो जाएगा। क्लियर? क्या बोला जल्दी बताओ? जितनी भी लाइंस हैं ये सब स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रही है, देखो। अगर कहीं स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? वो मटेरियल मेल्ट और वेपोराइज हो जाएगा। यानी कि ये अगर मैं कहूं एच जी, तो 356 पर देखो वेपर बन रहा है। यहां अगर मैं देखूं तो ये आपका मैग्नीशियम देखो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या 1120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये 1100 ले लो या 1120 ले लो, एक ही बात है। ठीक है, 1100 1100 डिग्री पे आपका ये क्या हो जाएगा? मेल्ट, सॉरी वेपोराइज्ड। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो रहा है बताओ? एच जी से एच जी ओ लाइन वेपोराइज हो रही है, और मैग्नीशियम से मैग्नीशियम लाइन वेपोराइज हो रही है। ये आपके 356 पर हो रही है, और ये आपके 1100 पे हो रही है। क्लियर? हाँ है ना?
इसको लिखो इनको पहले, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डायग्राम वाला 2 मिनट, ओके सॉरी। ये लो। हो गया? लिख लिया भाई? चलो, ये 1120 बोला था ना, मैं 1120 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि यार डेल्टा जी जितनी भी लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन होगी, तो स्ट्रेट लाइन होगी अनलेस मटेरियल मेल्ट और वेपराइज। तो पूछेगा आपसे, बताओ कौन सा मेटेराइज होगा। समझ आया ना? अब देखो, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया था। अब अगला, यह देखो क्या बोल रहा है वो, कि मेटल कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल। मैग्नीशियम खुद वेपोराइज हो रहा है ना आदित्य? हाँ। मैग्नीशियम खुद हो रहा है। जल्दी बताओ। मेटल कैन रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स विच लाई अबव इट इन एलिंगम डायग्राम। यानी एलिंगम डायग्राम में अगर मेटल के ऊपर कोई है तो वो उसको रिड्यूस कर देगा आसानी से। नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, वो आ गया ना, देखो। हाँ है ना, कि नीचे वाला ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा। अगर नीचे वाला ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा तो इसका मतलब क्या निकला?
नीचे वाला अगर ऊपर वाले को आसानी से रिड्यूस कर देगा तो वही तो लिखा अपन ने, और कर सकता है, अभी बताया था। ठीक है, अब मजेदार बात, सिंपल है। इस वाले ग्राफ में एक जगह कार्बन भैया भी हैं, और वो कार्बन यहां पर है, और अचानक नीचे आ जाता है, और ये टेम्परेचर 710 होता है। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ, ये पॉइंट 710 डिग्री था। अगर 710 डिग्री से जब आगे जा रहे हैं अपन, तो कार्बन अचानक से नीचे आ गया, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, तो कार्बन नीचे आ गया, तो यानी कि कार्बन अपने से ऊपर वाले सभी ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ रिड्यूसिंग एजेंट? कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? ये ग्राफ अपने आप आते हैं बेटा, ये ग्राफ मैंने नहीं बनाया आयुष, ये उस साइंटिस्ट ने, एलिंगम ने खोजे थे। तभी तो एलिंगम ने सजेस्ट किया था कि अगर ये ग्राफ इतना नीचे आ रहा है ना कार्बन का, तो कार्बन अपने से ऊपर वालों को आसानी से रिड्यूस कर देगा। हाँ या ना? भाई आप सोचो, कार्बन इतना नीचे आ रहा है तो ये आसानी से रिड्यूस करेगा, यही तो समझाया उसने, एलिंगम ने सबको यही तो सजेस्ट किया कि आप ऑक्साइड से बनाओ पहले, इसीलिए तो रोस्टिंग करते हैं, इसीलिए तो सल्फाइड को क्या करवाते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट, क्योंकि वो कहता है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद कार्बन से रिडक्शन करोगे, तो कार्बन सबको आसानी से रिड्यूस कर लेगा, क्योंकि कार्बन का जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है, नीचे, सबसे नीचे कार्बन का ग्राफ नीचे है। समझ में आया? अभी भी नहीं आया समझ में? सर आपकी वजह से बुक के सारे पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन फटाफट हो जाते हैं। थैंक यू, ओ माय गॉड, इतना क्वालिटी कंटेंट देने के लिए थैंक यू। गजब। और कौन गया? यू एक्सप्लेन सो ग्रेट। अरे वाह शोभित। ओह आयुष कह रहा है यस सो सर यू आर सो हैंडसम, ओ माय गॉड थैंक यू। नवदीप कह रहा है ओ माय गॉड यू आर सो हैंडसम, थैंक यू। हाँ यहाँ 710 है। आगे बढ़े। अगला पॉइंट देखो, तो कार्बन जो है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है फॉर मेटल टू मेटल ऑक्साइड्स। तो एक डाउट आ गया कि यार जब कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो फिर आप जो एल्यूमिनियम क्यों यूज करते हो? तो हमने क्या कहा था, एट हाई टेम्परेचर वो कार्बाइड बना रहा था, बट एट हाई टेम्परेचर इट कैन फॉर्म कार्बाइड विद सम मेटल्स। ठीक है, बट क्या होता है बताओ? कार्बाइड बना लेता है विद सम मेटल्स, इसलिए एल्यूमिनियम रिडक्शन किया था। तो आयरन का कार्बन रिडक्शन भी कर सकते हो एल्यूमिनियम में, लेकिन फिर कार्बन क्यों करते हो? कि कार्बन सस्ता पड़ता है। समझ बात को? क्लियर? सिंपल है कि नहीं है? अब एक नया डाउट आया, भाई साहब कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन? बोलो। कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन? हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है?
कि हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट क्या बोल रहा है वो? हाइड्रोजन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट इट इज नॉट वाइडली यूज्ड इन मेटलर्जिक प्रोसेस। मतलब समझे आप, मेटलर्जिक प्रोसेस में ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता। क्यों? तो उसके रीजंस होते हैं, देखो 4 रीजन है इसके हाइड्रोजन के। पहला रीजन क्या है देखो, कि हाइड्रोजन जो है ग्राफ, या जो हाइड्रोजन ग्राफ होगा वो अबव होगा विद मैनी मेटल्स। यानी कई सारी मेटल्स जो है उनसे ऊपर उसका ग्राफ है। हम बना नहीं रहे हैं इसको, ग्राफ को यहाँ पे हम बता रहे हैं कि काफी ग्राफ उसका हाइड्रोजन की लाइंस ऊपर है, कार्बन की तरह नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो बहुत ऊपर बैठा, और ऊपर वाले नीचे वाले को तो वैसे ही नहीं कर सकते। तो पहला रूल तो खत्म हो गया। दूसरा, जो हाइड्रोजन की लाइंस होती हैं वो रन्स पैरेलल विद मेनी मेटल्स। जो हाइड्रोजन के ग्राफ की लाइंस हैं रन्स पैरेलल विद मैनी मेटल्स। यानी कि हाइड्रोजन की लाइन रन्स पैरेलल विद मैनी मेटल्स। दूसरा इसलिए भी नहीं कर सकता, तो ये साथ में चल रही है तो कभी चेंज ही नहीं करेगा ये। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या आएगा, कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्राइड विद मैनी मेटल्स। ये क्या हाइड्राइड भी बना देगा। तो हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्राइड विद मैनी मेटल्स, ये भी इशू है इसका। फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन गिव्स एक्सप्लोसिव रिएक्शन विद O2 एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर भी करके आप रिडक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन दे देगा, बूम। शोभित, ये ग्राफ किस बेसिस पे डिसाइड किया है? ये एलिंगम ने बताया, मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ आपकी बस, कि उसने 4 पॉइंट बताए। ये ग्राफ किस बेसिस पे बने? डेल्टा जी और टी की रिएक्शन करा करा के उसने मेहनत करी, और तुम यहाँ बैठ के नेतागिरी करके एक लाइन में बोल देते हो किस बेसिस पे की है ना? आगे बढ़े। ओ, अंशुमान कहते हैं कि सर यू आर रियली गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, थैंक यू। कार्बन नीचे वालों को रिड्यूस कर देगा ना हाई टेम्परेचर पे। हम्म। क्लियर दोस्तों? तो 4 पॉइंट ऐसे थे जिनकी वजह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल मेटलर्जी में नहीं किया जाता एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। नहीं 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 रघुवरन, दूसरे को रिड्यूस करता है। ठीक है। हाँ, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। कार्बन दूसरे को क्या करेगा, रिडक्शन। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला।
अब एक प्रॉब्लम थी, बताओ क्या, कि यार आपने ऊपर नीचे तो कर दिया, पर अगर मान लो इस पर आ गया तो क्या होगा, यानी कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, आपने ऊपर वाला रिड्यूस कर देगा, नीचे वाला रिड्यूस कर देगा, ये तो सब कर दिया, लेकिन इस इंटरसेक्ट पॉइंट की बात करो, यहां क्या होगा। ठीक है, यहां दे दिया उसने ये 1900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहां दे दिया उसने डेल्टा जी, ये टी है। तो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, बताओ कि यार इस पर क्या होगा, ये बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है ना, उस पर डेल्टा जी जीरो होता है, और डेल्टा जी जीरो अगर होगा तो वहां इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि जो मैग्नीशियम की बात चल रही थी, ये मैग्नीशियम, ठीक है, और CO2 की बात, तो ये C प्लस मैग्नीशियम आ जाएगा यहाँ ऑक्साइड, और ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन बन गया तगड़ा। और बताओ क्वेश्चन क्या बन गया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया तो तगड़ा प्रश्न बन गया एक, पूछो क्या। कि ऐसा टेम्परेचर बताओ जिस पर इक्वल ऑक्सीजन एफिनिटी रखता हो वो, मैग्नीशियम और कार्बन दोनों इक्वल ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हो, वो आपको बताना है। इक्वल ऑक्सीजन एफिनिटी रखते हो वो बताना है, तो इक्वल ऑक्सीजन एफिनिटी इंटरसेक्ट पॉइंट पर ही रहेगी हमेशा। हमेशा किस पर रहेगी, इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर। इस इंटरसेक्ट पॉइंट पर बराबर रहेगी, यानी कि मैग्नीशियम का CO2 को रिड्यूस कर सकता है, और कार्बन मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये होता है, लेकिन आपको इसका मतलब रिडक्शन अगर कराना है मैग्नीशियम से CO2 का, तो आपको जो है वो उससे ज़्यादा टेम्परेचर लाना पड़ेगा 1900 से। क्लियर है, ये एक पॉइंट और समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और होता है कि वाई Fe2O3 नॉट रिड्यूस बाय कार्बन एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब समझो, हमने एक एलिंगम डायग्राम अभी पढ़ा, उस एलिंगम डायग्राम में हमने क्या पढ़ा, हमने एलिंगम डायग्राम में ये पढ़ा कि अगर टी बढ़ेगा तो डेल्टा जी बढ़ेगा। तो इस लॉजिक से चले तो टी घटेगा तो डेल्टा जी घटेगा, और डेल्टा जी अगर कम होता है तो रिएक्शन फास्ट होती है। फील करो, अगर टी घटेगा तो डेल्टा जी बढ़ेगा। मेरा सवाल समझे, तो अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हो तो डेल्टा जी नेगेटिव जा रही है, तो रूम टेम्परेचर पे करोगे तो डेल्टा जी और नेगेटिव होगी, तो रिएक्शन रिडक्शन तो जल्दी हो जाएगा। भाई रिडक्शन तो फटाफट हो जाएगा लल्ला। अरे रिडक्शन तो फटाफट हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं कर रहे ये सवाल, इसका आंसर दो। तो इसका आंसर सुनो, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करना हो कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करना हो तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कोई भी, बोलो, बोलो, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करना हो तो सर्टेन अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ने की वजह से ये हम दे रहे हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब रीजन आप लिख लोगे, टू प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा डाउट, रिडक्शन जनरली प्रिफर किया जाता है मोल्टन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं किया जाता, बताओ, सोचो।
क्वेश्चन क्या था बताओ। मोल्टन स्टेट में रिडक्शन इसलिए करते हैं कि डेल्टा एस ज़्यादा होती है। डेल्टा एस ज़्यादा होगी तो रिएक्शन ज़्यादा होगी फास्ट, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगी। डेल्टा बोलो जी नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। डेल्टा जी डेल्टा एस नेगेटिव वो होती है ना, बढ़ जाती है डेल्टा एस। एंट्रोपी पढ़ा ही होगा आपने, एंट्रोपी बढ़ जाती है मोल्टन स्टेट में। क्लियर। एक और सवाल। अच्छा एक सवाल पूछू कोऑर्डिनेशन में। एक सवाल होता है होमोलिप्टिक, क्या होता है ये बताओ। होमोलिप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलिप्टिक। बताओ। होमोलिप्टिक और हेट्रोलिप्टिक बताओ। जब सारे लिगेंड सेम होते हैं तो ये कहलाता है होमोलिप्टिक, और हेट्रोलिप्टिक में क्या होता है, लिगेंड डिफरेंट हो जाते हैं। लिगेंड हाँ डिफरेंट हो जाते हैं। जिसको नहीं पता लिख लेना, ये एनसीईआरटी में से पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ा नहीं होगा, एनसीईआरटी में आता है ये। ठीक है, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहेंगे, जिसमें सारे लिगेंड सेम हो वो होमोलिप्टिक हो जाएगा, और जिसमें अलग अलग हो वो। सर एक्टिवेशन एनर्जी देने के बाद रूम टेम्परेचर पे, अरे रूम टेम्परेचर कैसे रहेगा, एक्टिवेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, तो जिसके लिए जितना स्टार्ट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए उतना देना पड़ेगा। क्लियर। अब एक और सवाल पूछ रहा हूं, आपको दो ग्राफ देगा ऐसे, और यहां आपको T1 दे देगा, यहां T2 दे देगा, आपसे बोलेगा बताओ T1 T2 क्या है। बोलो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में से क्या है ये। तो T1 आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा और T2 आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जल्दी बोलो। क्लियर। क्योंकि कम टेम्परेचर हमेशा मेल्टिंग ही होगा, हाई टेम्परेचर जो होगा हमेशा यही होगा। अलॉय वाली लिस्ट याद नहीं करनी है शोभित, उसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट है, बस वो याद करना है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया मेटलर्जी। अब आप अपने डाउट्स पूछेंगे, जल्दी पूछो डाउट फटाफट से। हाँ वो जो एक को बोला था कि क्लास के बाद पूछ लेना ऐसे डाउट, जल्दी। चैप्टर खत्म, हाँ अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक। और एस ब्लॉक के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन करना चाहता हूँ, प्लीज पढ़कर आना फजांस रूल। एस ब्लॉक के लिए फजांस रूल पढ़कर आना अच्छे से, ताकि अच्छी फील आएगी, क्योंकि फजांस रूल जो है वही आएगा एस ब्लॉक में सारा वापस। क्रोमेटोग्राफी, यस क्रोमेटोग्राफी देखो। क्रोमेटोग्राफी कब करते हैं, जब कभी मान लीजिए कोई भी मतलब जैसे एक्स वाई जेड ऐसे तीन कंपोनेंट है, उन वो आपस में बहुत अच्छे सॉल्यूबल हैं। दोबारा से बोलो, वो बहुत सारे सॉल्युबल हैं, तो उन जिनकी सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस बहुत कम होता है उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। दोबारा बोलो। जिनका सॉल्युबिलिटी बहुत क्लोज होती है उनको करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले उनको एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाल देते हैं। सूटेबल सॉल्वेंट में डालने के बाद एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लेते हैं ये, ठीक है।
अब इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, एक एडजॉर्बेंट भेजते हैं। एडजॉर्बेंट जो होता है या तो वो L2O3 लेंगे या SiO2 लेंगे। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एडजॉर्बेंट क्या होता है? L2O3 या SiO2। एडजॉर्बेंट इसमें भर दिया जाता है, ये एडजॉर्बेंट भर दिया इसमें। है पेंट लिया तब भी कुछ नहीं हुआ। ये एडजॉर्बेंट भर दिया देखो। भर दिया। अब एडजॉर्बेंट भरने के बाद जो आपको सॉल्व दिए थे ना उन्होंने, वो सॉल्यूशन उस मतलब जो सॉल्ट थे XYZ, उनको एक सुटेबल सॉल्वेंट में डाल के इसमें डाल दिया ऊपर से। तो एडजॉर्बेंट का एक फोकस होता है, काम होता है कि भाई जो सबसे कम, जो सबसे ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो यहां दिख जाएगा, ये बैंड बन गया उसका। जो और कम होगा वो यहां बन जाएगा, सबसे कम होगा वो यहां आ जाए, मतलब सबसे जो कम उसमें एड्जॉर्ब होना चाहेगा वो ये हो जाएगा। तो इस तरह के ये बैंड बन जाते हैं, इन्हें कहा जाता है बैंड। इन बैंड की वजह से इसका नाम होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कौन सी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको बताओ? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं कि हम इसके अंदर सुटेबल सॉल्वेंट डालते और यहां से खोल देते हैं। तो जो बैंड सबसे पहले डिजोल्व होगा वो बाहर निकलने लग जाएगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक ऑप्शन तो ये। दूसरा कि इसमें से आप जेली टाइप होता है एडजॉर्बेंट, इसको निकाल लेते हैं। तो जेली टाइप एडजॉर्बेंट को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसको बीच में से काट लेते हैं। जैसे पहले इस वाली स्लाइस को, फिर इस स्लाइस को, फिर इस स्लाइस को। तो इस स्लाइस को अगर निकाल लिया तो स्लाइस को निकालने के बाद क्या हुआ, इनको अलग अलग सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लेते हैं, जिससे ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, क्लियर? अब इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। इसमें ये जो है ना स्टेशनरी फेज थी, जो एडजॉर्बेंट था स्टेशनरी फेज, और ये आपकी कौन सी थी? मूवेबल फेज, जो एडजॉर्बेंट था। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास एस ब्लॉक चालू करेंगे। फजांस रूल आप पढ़कर आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। मेटलर्जी आपका कंप्लीट हो गया है। बाय।